नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज पेश है आपके सामने मकस जातक। मकस जातक एक बहुत ही खूबसूरत जातक कथा है। इस जातक कथा को आप सब जानते हैं कि ये बुद्धिज़्म ने बुद्धिस्ट लोगों क्या संपूर्ण भारतीयों को, संपूर्ण इंसानों को जो भी तथागत से शिक्षा लेना चाहते हैं, उन सबको एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि कोई किसी तरह की बेवकूफ़ी में ना फँस जाए, किसी तरह की मूर्खता में ना फँस जाए और वो खुद की भी हानि और सबकी भी हानि ना कर ले। इसीलिए जातक कथा इजाद की गई थी। तो ये मकस जातक कथा भी सुन के आपको बड़ा एक खूबसूरत याद आएगा जब आपको ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया कि बहुत सारी कहानियाँ बना दी। और क्रेडिट नहीं दिया कि ये कहानी जातक कथा से आई है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक आपने सुना होगा कि एक बार एक सेठ था, तो सेठ ने अपने नौकर से कहा कि देखो मेरे नाक पे मक्खी बैठी हुई है, तो कभी मक्खी वहाँ बैठ रही है, कभी उधर बैठ रही है, इस मक्खी को मारो तुम तलवार से मारो। अब वो उसका जो है लेके तलवार भाँज रहा है उसका नौकर और कभी खाने पे जा रही है, उधर तलवार भाँज रहा है, पर नाक पे जाके बैठ जाती है, पर नाक पे ही मार देता है, नाक ही कट जाती है सेठ की। इस ऐसी तमाम तरह की कथाएँ आपने सुन रखी होगी, आपको बताई गई हुई, लेकिन ये लोग ये नहीं बताते हैं, कि इस तरह की सारी कथाएँ जो हैं, कहाँ से चुराई गई हैं, कहाँ से उठाई गई हैं, किस तरह से कॉपी पेस्ट मारी गई हैं, ताकि बुद्धिज़्म का नाम ना आ जाए कि भैया ये तो 2600 साल पुराने बुद्धिस्ट की किताबों में लिखी इस तरह की कथाएँ हैं। ये तमाम जितनी भी आप आज की डेट में कथा कहानियाँ स्कूल, कॉलेज माध्यम में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सोचिए कि जब हम अनपढ़ थे तब ये चतुर्लंगी लालों ने क्या किया है बुद्धिज़्म की ही कहानियाँ पढ़-पढ़ के और उनको तोड़-मरोड़ के अपने फ्लेवर में डाल-डूल के ब बुद्ध और बुद्धिज़्म का नाम ना उठा के परोस दिया। अब सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से कहानी है। तो ये मकस जातक कथा को भी देख के आपको ऐसा एक फ़ील आएगा कि देखें इससे कितना गज़ब का एजुकेशन दिया गया है। बच्चों को, लोगों को समझाया गया है कि कैसे आप कभी-कभी अपने ईगो पे जब चले आते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, अहम में आते हैं, तो आप अपनों का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो मकस शब्द है, मकस का मतलब होता है मच्छर। आज की डेट में जो मच्छर है, पाली में इसको मकस बोला जाता है। अब ये मकस का इसका जातक का नाम ही मकस पड़ गया। आपने देखा होगा कई बार एड में आता होगा कि मच्छर मार रहे हैं भीतर, फिर मच्छरदानी बना लिए हैं, नेट ले आए हैं, तमाम तरह के कोई धुएँ कर रहा है, कोई एक्यूआई ही बढ़ा दे रहा है कि भैया एक्यूआई से ये धुआँ से इतना परेशान हो जाए कि बेचारा यही मर जाए, खत्म हो जाए, हम तो बच जाएँ। और भारत में तो मच्छरों का पूछना ही नहीं है भाई साहब। कहीं-कहीं पे तो ऐसे-ऐसे मच्छर हैं कि अगर आप गलती से सो गए ना खाट-वाट पे कहीं पे और आपने अगर नेट-वेट नहीं लगा रखी है, तो भाई साहब मच्छर आएँगे एक साथ और गैंगवार में पूरे गैंग के साथ आएँगे, आपको उठा के ले जाके खेतों में रखाएँगे। मतलब खेतों में रखाएँगे मतलब आप समझिए, मूल भावना को आप समझिए। इतने तगड़े-तगड़े मच्छर हैं भाई साहब। और जो ये स्टेट जितना ही गरीब है, जीडीपी में या टैक्स कलेक्शन में या जैसे भी, भाई साहब उनके यहाँ के मच्छर उतने ही अमीर हैं। वो इतने अमीर हैं कि आप अगर गलती से भी सो गए ना, गलती से भी खुले में उठा के ले जाके रखाएँगे। सुबह में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वही शरीर था। बीत देंगे पूरा। तो ये जो मत्स्य जातक कथा है, इसमें क्या होता है, ये कथा की शुरुआत कैसे होती है? वर्तमान कथा सुनिए। तब तथागत के मुँह से एक कथा सुनाई जाएगी। तो होता क्या है कि तथागत एक बार मगध देश में, वहाँ पे मगध देश मतलब बिहार का राजधानी था उस समय। तो एक बार को उधर जा रहे थे, गए उधर को। तो ये घटना वहीं की है। आमतौर पर ज़्यादातर समय श्रावस्ती में रहते थे, सावत्ती यानी श्रावस्ती में रहते थे जेतवन में तथागत। मगध जाते थे, रांची सब चारों तरफ भ्रमण करते रहते थे। तो जब वहाँ जाते हैं तो एक ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ पे
फेंकूबाज बहुत ज़्यादा रहते हैं। फेंकुआ सब फेंकुआ नहीं होता है, बैठे-बैठे कहता है कि ये जो सिक्कड़ देख रहे हो ना, हमारे दादाजी हाथी बाँधते थे भाई साहब। बैठे-बैठे गपोड़े का भाई हमारे तो दादाजी ऐसे थे कि सीने पे ना 80 किलो का वो बाँध के चलते थे। मतलब सिकड़ी-विकड़ी पता नहीं लोहा-लक्कड़ क्या बाँध के चलते थे। तो ऐसे बहुत सारे कपोड़े-पकौड़े तलने वाले टाइप के लोग थे वहाँ पे। मतलब मूर्ख थे एक तरह से, फेंकुआ सब थे। तो क्या हुआ कि जब तथागत उधर को जाते हैं, तो उनको जो खबर मिलती है, उस खबर से पहले का देखिए हुआ क्या रहता है। तो फेंकुआ सब आपस में एक दिन डिसाइड करते हैं, मूर्ख रहते हैं सब, कि ऐसा है हम लोग तो जब जाते हैं जंगल में काम-धाम करने जब जाते हैं, तो भाई साहब वहाँ पे मच्छर बड़ा काटते हैं। तो भाई साहब इन मच्छरों की इतनी मजाल, हमारे शान में वो डाल दें, नुक्स पेश करें। रुक जाओ भैया, इनकी सारे नुक्से हम निकाल देते हैं। उठाओ तीर कमान, सब आपस में सारे फेंकुआ तय करते हैं एक दिन कि भाई साहब चलते हैं जंगल में, और जंगल में चल के जितना मच्छर है सबको तीर से मारेंगे भाई साहब। आपने सुना है ना उड़ते हुए मच्छर को नेट पहना देना। तो ये भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई, उड़ते हुए मच्छरों को ना हम तीर से बेंध देंगे भैया, तीर छेद-छेद के मारेंगे। तो जाते हैं सब, चारों बगल से कोई इधर से तीर चला रहा है, कोई उधर से चला रहा है। मार एकदम सारे मच्छरों को मारे पड़े हैं तीर से, और नतीजा क्या निकलता है, इधर से तीर मारता था और दूसरे तरफ जो फेकुआ खड़ा रहता था उसको लगता था तो वो छितर जाता था। अब ऐसे ही एक-दूसरे को घायल कर लिए सब तीर मार-मार के, छितर गए। तब बेचारे किसी तरह गिरे पड़े हुए पहुँचते हैं गाँव में। अब हाल से बेहाल हो गए, सारा फेंकूबाजी निकल गया। तब तथागत जब उधर से आते हैं तो लोगों को जैसे ही पता चला मगध में कि अरे तथागत आ रहे हैं। पूरे लोग पूरे पहुँच गए, मतलब उनके स्वागत के लिए बड़ा अच्छा-सा गेट पे ही भव्य वो बनाया गया कि तथागत आ रहे हैं हमारे इस देश में। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब क्या होता है कि तथागत को पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पे तो बड़ी स्थिति है लोगों को। लोग तो ये आपस में एक-दूसरे को वो कर पाले हैं, तो पूछते हैं वो, सब उनको दान, महादान ये सारे देते हैं और पूछते हैं सब कि ये क्या स्थिति बना रखी है, यहाँ के लोग ऐसे घायल क्यों हैं? सब बताते हैं कि सब मच्छर मारने गए थे, एक-दूसरे को ही मार लिए सब, ठीक है? तो जब ये पता चलती है तब वो एक कथा सुनाते हैं, उनके मुँह से, तथागत के मुँह से एक कथा सुनवाई गई है कि देखिए किस तरह से उम, पहले भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है, पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उससे हम लोगों को सबक सीखनी चाहिए। अब वो कहानी जो सुनाते हैं, वो ही एक्चुअल में जातक कथा कहलाती है। तो ये जातक कथा में क्या होता है कि वो जो कहानी सुनाते हैं कि इन लोगों से भी पहले लोग जो है मच्छर मारेंगे ये सोच के एक-दूसरे को मारने वाले मनुष्य थे। अब ये सुनिएगा ध्यान से ये जातक कथा क्या होती है। तो वही कहानी कि पूर्व समय में एक ब्रह्मदत्त राजा थे, उनके स्वयं बोधिसत्व थे, व्यापार करके अपनी रोज़ी-रोटी चलाते थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वहीं काशी में ही, काशी के एक सीमांत देश में बॉर्डर इलाके पे बढ़ई लोग जो हैं, जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, लकड़ी से सामान बनाते हैं, तरह-तरह के औज़ार बनाते हैं, ये सारे लोग रहते थे। तो क्या हुआ कि उसमें एक जो बूढ़ा बढ़ई थे, तो काम कर रहे थे, अब ये मच्छर जो है क्या करता था, उनको करता था परेशान। भाई मच्छर उठता था, जाता था, उनका जो है, उनका पूरा का पूरा जो माथा है, तो उस समय तांबे का प्रयोग होता था। तांबे का प्रयोग था तो इसमें तांबे का भी नाम लिया गया है। ये तांबे के जो बर्तन होता है, थाली होता है, उसकी तरह उसकी खोपड़ी थी। तो उस पर जाके एक मच्छर बैठ गया, लगा मारना डंक। अब वो बूढ़ा थे बेचारे, मार भी नहीं पाते थे, हाथ ऐसे उठाते थे तब तक इधर से उड़ के उधर जाता था, उधर जाकर छेद देता था। और मच्छर तो एक ऐसा प्राणी है भाई साहब, इतना लालची है ब्राह्मणवध शर्मा जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब उनको वही टक्कर दे सकता है। कैसे भाई साहब, एक बार अगर खून पीने बैठ गया ना भाई साहब, और आपने अगर चूँ-चाँ नहीं की, देह-वेह नहीं हिलाया, तो भाई साहब आपके ना खून को वो चूसते रहेगा। बेसिकली मेल नहीं, कम ही चूसते हैं, वो तो बेचारे फूल-वूल से काम चल जाता है। फीमेल चूसती हैं। मतलब ये कोई वो नहीं है कि फीमेल के पक्षपात में मैं कुछ बोल रहा हूँ। असल में वो अंडे देने के लिए ना उनको ब्लड की ज़रूरत होती है फीमेल्स को। उनको खून चाहिए होता है भैया, ताज़ा-ताज़ा अच्छा-सा, वो चूसती हैं।
और भाई साहब पेट फट जाए, हिलेंगे नहीं, समझ रहे ना? वो हिल नहीं सकते। अगर आपने नहीं हिलाया ना, आपको कोई दिक्कत-विक्कत नहीं हो ना, खून तो खींच रहा है भैया शरीर से एकदम, पेट फट जाएगा भाई साहब, हिलेगा नहीं। इसलिए कभी-कभी गौर कीजिएगा, कभी नेट-वेट में सो जाइएगा, मच्छरों के बीच में, और एक गलती से भी 1-2 मच्छर अगर भीतर होगा ना, सुबह उठिएगा तो देखिएगा वो बेचारे का पेट ना फूल गया होगा, मतलब एकदम फूल के पका-पका बैठा होगा, और वहीं किसी नेट के साइड में बैठा, बेचारा उड़ भी नहीं पाता है। इतना पी-पी के एकदम, और गलती से आपने उसको मार दिया भाई साहब, पूरे हाथ में ब्लड आ जाएँगे। इतना रात भर में खून बेचारा निकालने रहा है, पूरा पेट भरते जाएगा, उठ नहीं सकता है भाई साहब। तो अब क्या होता है कि वो बेचारा बूढ़े व्यक्ति को जो थे उनको परेशान करता था। छेदे छेदे पड़ा है, वो खून चूसे पड़ा है, चूसे पड़ा है। अब उससे उनको दर्द होता था बूढ़े व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा वहीं पे अपने घर के ही किसी सदस्य से कि भई देखो ये तात यार ये काट रहा है मुझे, तो मच्छर एकदम लग रहा है जैसे शस्त्र-वस्त्र इस तरह से काट दे रहा है, इसका कुछ उपाय करो। तो वो क्या कहता है उसके घर वाला, रुको तात, बिल्कुल आप चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है? हम इसका उपाय करते हैं। तभी बोधिसत्व जो हैं, वो अपना सौदा वगैरह, व्यापारी थे, व्यापार करने के लिए लकड़ी-वकड़ी और तरह-तरह के कारोबार, हर तरह के कारोबार पे काम करते थे, बस वो वहाँ पे पहुँच गए। जब वो जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि भाई साहब वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको मच्छर काट रहा है, और उनके घर का जो युवा व्यक्ति है, जवान है, बच्चा है, जो भी है, वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ा उठाता है, "रुक बेटा बच्छड़, आज ना तू हमारे दादा को परेशान करेगा, हमारे पिताजी को परेशान करेगा, रुक बेटा, ये ना कुल्हाड़े से तेरे काट-काट के निकाल दूँगा मैं तुझे।" कुल्हाड़ा ले जाता है भाई साहब, और वो सर पे बैठा है, चढ़ा देता है कुल्हाड़ा, और वो बूढ़े व्यक्ति का सर हो जाता है 2 फाड़। अब जब ये चीज़ देखते हैं बोधिसत्व, तो कहते हैं भाई साहब इससे तो बढ़िया जो है वो था, दुश्मन है। मतलब ऐसे दोस्त हों, ऐसे लोग अब हों, तो भाई दुश्मन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हों। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, पिता के सिर के 2 टुकड़े कर दिए, बेटा था, बढ़ई वहीं मर गया। बोधिसत्व ने उसके इस कर्म को देखकर सोचा, बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है। अब वो बोधिसत्व क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान शत्रु, मतलब एक बार जो आपका दुश्मन है, शत्रु है, उसको भी पता है, आपको भी पता है, उसको भी पता है कि लिमिट क्या है, किस लिमिट तक आपको परेशान कर सकता है। उसको भी पता है कि भैया ये लिमिट हमने क्रॉस की तो ये बंदा फिर हमको नहीं छोड़ने वाला, खोज के फिर निकालेगा, ठीक है ना? कहीं से कुछ भी। तो एक लिमिट तक आपको परेशान कर रहा है, आप टॉलरेट कर सकते हो, तो तथागत वही कहते हैं कि बुद्धिमान शत्रु को भी पता है कि आपको कितनी शत्रुता निभानी है। बुद्धिमान है, समझ लेता है कि हाँ, शत्रुता भी निभानी है तो ठीक से निभा लो भैया, ठीक है? लिमिट में निभा लो। तो वही तथागत कहते हैं कि भई ऐसा अगर घर-परिवार है, ऐसे दोस्त हैं, तो इनसे बढ़िया तो बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है। वह दंड के भयभीत, उसको कम से कम ये तो पता है कि भाई साहब ये लिमिट क्रॉस करूँगा तो हमें दंड तो मिल जाएगा। तो वो उससे भी रह के, उस लिमिट में रह के अपनी शत्रुता निभाता है। समझ रहे हैं ना? तो वह दंड से भयभीत होकर भी मनुष्यों को नहीं मारेगा। यह सोचकर ये गाथा कही। अब त यहाँ पे तथागत क्या गाथा कहते हैं, "सैयो अमितो मतिया उपेतो, न तवेव मित्तो मतिभि पहिनो।" मकस, यही मकस मच्छर है। "वधि संति ही एलमुगो पुत्तो पितु अविभदा उत्तमंग।" तो बुद्धिमान शत्रु अमित्र भी अच्छा है, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं है। जड़मति पुत्र ने मच्छर को मारूँगा सोच पिता के ही सिर को फाड़ दिया। तो ये जातक कथा जो है वो सुनाते हैं, बताते हैं, और फिर इसका जो है मेल निकाला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 2 जातक कथा अतीत की कहानी सुनाई जाती है, तो फिर इसके बाद से ये बताया जाता है यहाँ पे कि ये गाथा कहकर बोधिसत्व उठकर अपने यथाक्रम को चले गए। बढ़ई के रिश्तेदारों ने उसके शरीर का कृत्य किया, और शास्ता ने उपासकों पूर्व समय में मच्छरों को मारेंगे करके एक-दूसरे को मार डालने वाले मनुष्य थे। मतलब पहले भी मारे हैं ऐसे मच्छर के नाम पे एक-दूसरे को। तो ये धर्म देशना लाग मेल मिलाकर जातक का सरास निकाल यह गाथा का ये बोलते हैं कि वो जो व्यापारी था वहाँ पे वो तो मैं ही था। तो ये एक तरह से जोड़ दिया जाता है अतीत कथा को, और ये कुल मिला के इस जातक कथा में बच्चों को या हर एक व्यक्ति के लिए सीख है कि आप जो हैं आपके घर परिवार को किसी को भी कोई अगर परेशान कर रहा है, तो आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए कि भैया मैं तो इसको फाड़ डालूँगा, अब उसमें आप अपने का ही नुकसान कर लें।
समझ रहे हैं ना? अपना नुकसान नहीं करना है, बुद्धि प्रयोग करना है। अब इस पर क्या किया इन लोगों ने ब्रह्मनिज़्म ने कि इन लोगों का एजुकेशन हाथ में था। इन लोगों को सारी कथाएँ जितनी भी एजुकेशन की सारी चीज़ें इनको पता थी। इन्होंने क्या किया ये सब कहानियाँ पढ़-पढ़ के छोटी-छोटी कहानियाँ बना दी कि देखो सेठ था, नौकर था, उसने नाक काट डाली मच्छर मारने के चक्कर में, तो किसी ने वो काट दिया, तो किसी ने वो। ये क्या करते हैं बुद्धिज़्म की ही कहानियों को तोड़-मरोड़ के और फर्जी कहानियाँ बनाते हैं। फिर एक फर्जी किताब लिखते हैं और उसको टेक्स्ट बुक में डाल देते हैं और फिर आ जाएगा भैया ये फलाना, ये ढिमाका, ये मिश्रा, ये दीक्षित, ये शिक्षित-फिक्षित पता नहीं क्या-क्या नाम दे के ये भैया लो इनकी इन्होंने किताब लिख दी है भाई साहब, ये किताब पढ़िए आप। तो ऐसे कर के ये लोग क्या करते हैं कि बुद्धिज़्म की जो जहाँ तक कथाएँ लिखी गई थी, एक्चुअल जो कोर है, जो ओरिजिनल है, उसकी जगह पे ये डुप्लीकेट माल चिपका दे रहे हैं। और इससे भारत की एक्चुअल ओरिजिनल चीज़ें जो हैं, भारतीय लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है और बुद्धिज़्म को, बुद्ध की शिक्षाओं को भारतीयों से वंचित करने का एक बहुत बड़ा गेम और षड्यंत्र, स्कीम चल रहा है बेसिकली। स्कीम चल रहा है। बताएँ ये सारी चीज़ें तोड़-मरोड़ के किसी तरह पढ़ाई तो जा रही हैं, लेकिन स्कैम इसमें क्या चल रहा है कि बुद्ध और बुद्धिज़्म का नाम ना आए कि भैया उन लोगों का ये शिक्षाएँ दी हैं, उन लोगों ने लोगों को शिक्षाने के देने के लिए सोचिए 2600 साल पुराने तरह-तरह की ये शिक्षाएँ बनाई थीं, ताकि अपने लोग जब इन कथाओं को पढ़ें, तो उनको सीख मोरल वैल्यूज़ पता हो। अब ज़रा आप सोचिए, एग्ज़ाम होता है, अब बच्चा जब तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, तो उसके साथ क्या होता है? उसको आप दिखाते हो ना मैथ्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, तो क्या पहले उसको 10 आप एग्ज़ाम्पल बताते हो, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल, फिर थोड़ा-सा टफ लेवल, फिर टफ लेवल और जब बच्चा अच्छी तरह से समझ जाता है, तब आप उसको क्वेश्चन्स देते हो, ठीक है ना? कि लो बेटा अब तुम सॉल्व करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाया उसको, तो बच्चे के माइंड में सेटअप हो गया कि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इस तरह से दिमाग लगाना है, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इस तरह का दिमाग लगाना है। जब आप देते हो और वो अच्छे से अभ्यास किया हुआ है, तो उन नए क्वेश्चन्स पे भी वो अपना दिमाग लगा सकता है और उसको सॉल्व कर ले जाएगा। जातक कथाएँ यही थी। आमतौर पे भोले-भाले बहुजन समाज के लोग भोले-भाले हैं, उनको जब इस तरह की कथाएँ सुनाई जाती थी, इनकी मोरल शिक्षाएँ बताई जाती थी, इनके पीछे एक्चुअल में क्या वो शिक्षा मोरल वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ये जब लोगों को बताया जाता था, तो कहानी सुनने में उनको बड़ा मज़ा आता था। जो अपना दिमाग नहीं भी लगा पाता था, उसको ये कम से कम पता होता था कि यार ऐसी कंडीशंस में ना हमें इस तरह से काम लेना है, तथागत ने हमको ये चीज़ें बताई हैं, बुद्ध की ये शिक्षाएँ हैं, इस समय हम गलत डिसीज़न उसकी तरह गलत डिसीज़न नहीं ले लेंगे, नहीं तो देखो उसकी तरह मूर्ख साबित हो जाएँगे। और 2 कनेक्शंस जोड़े जाते थे। एक पिछली कथा बताई जाती थी, जिसको बड़ा आकर्षक और उसमें आप समझे कि उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भी आप समझ सकते हो कि वो लगाए या इमेजिनेशन समझ सकते हो कि इमेजिनेशन होती थी उसमें। तो वो करके ताकि लोगों को इनसे याद रहे और इस कारण से बहुजन लोगों ने बहुत आगे निकल गए। जैसे-जैसे जितनी शिक्षाएँ उन्होंने पढ़ी, उनको तरह-तरह के केस उनको कोई ठग नहीं सकता था। जैसे आजकल कोई किसी को ठग ले जा रहा है। बहुजनों को बताएँ 1000 साल से एजुकेशन से दूर कर दिए हैं। आज देखिए बहुजनों को ये कैसे ठगे पड़े हुए हैं कि बुद्ध की सही शिक्षा से दूर कर दिए हैं। अब बहुजन झंडा लेके घूम रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी किसका झंडा लेके घूम रहा है? काल्पनिक देवी-देवता का। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खो रहा है, उसका क्या था और इससे क्या मिलेगा, उसके हक अधिकार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उसके हक अधिकार किसने छीन मार रखे हैं, कौन उसको दिन-रात गाली-गलौच देता है झंडा पकड़ाने पर उनको तारीफ़ कर रहा है। उनको नहीं पता है, क्यों? क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि उनका किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, वो शिक्षाएँ से दूर कर दी जा रही है उनसे, जो हर घर-घर में व्याप्त थी, जातक कथाएँ। ताकि बच्चा भोजन का बच्चा ही जब निकलता था उसको जब 500 जहाँ तक कथाएँ पढ़ लेता था, 5 तरह के 500 तरह के अलग-अलग उसकी चीज़ें उसके माइंड में सेटअप थी, केसेस थे, तो वो नए-नए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बहुजन को कि अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उनको एजुकेट कीजिए, नहीं तो कोई भी अब पढ़ा-लिखा बंदा है, आगे कोई भी जो है अनपढ़ गँवार कोई भी आकर ठग के निकल दिया। सुने ना? ठगिरुआ तो है, वो सब लाइन से लगे रहते हैं। तो ये था दोस्तों जातक कथा आप लोग इसकी जो मोरल शिक्षा है वो आप लिखिएगा। मैं यहाँ लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है वो रख सकता है। चूँकि आज का सेशन तो छोटा-सा ही होता है, तो थोड़ा-सा ही आप लोग जो भी जुड़ें वो बोलें। बहुत ज़्यादा तो नहीं समय रहता है कि मैं इतना समय दे पाऊँगा। तो ये मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी को
जुड़ना है, जुड़कर अपनी बातें रखनी है, तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। और तब तक यहाँ पे अ, ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, कोई कुछ सुपर चैट शायद आए हैं। ये मनोज कुमार जी का सुपर स्टिकर है और ये शीलेंद्र काम्बले जी ने मेंबरशिप लिया है। शुक्रिया जी आपको। तो अगर कोई साथी अगर जुड़कर अपनी बातें रखना चाहता है, तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को भी जोड़े। देखिए मैं आपको तभी जोड़ सकता हूँ जब आप इनबॉक्स में आएँगे। अगर आप इनबॉक्स में नहीं हैं तो मैं आपको नहीं जोड़ पाऊँगा। चलिए यहाँ पे कोई अनूप सिंह आए हैं। हाँ जी अनूप जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, आ- जय भीम आपको। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सर, अनूप जी आप ऐसा कर सकते हैं, आप ना अपनी बातों को लिखिए, मैं उसको पिन कर दूँगा। आप कमेंट जब जैसे ये खत्म होता है ना, आप लिख दिया कीजिए। तो वहाँ पे आपकी लिखी हुई सर, बात को मैं पिन कर दूँगा, तो सर, लोग जब कमेंट पढ़ेंगे ना, आपकी बातें वहाँ पे आ जाएगी लोगों की समझ में। जी, सर, हाँ, मेरा बोलिए। मेरा एक सवाल है। अच्छा जी, बोलिए। बाबा साहब ने जो किताब लिखा है जाति अविनाश, वो मेरा फेवरेट किताब है। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जाति अविनाश जो बाबा जाति साहब का जो किताब है। ठीक है, जाति का विनाश बाबा साहब की किताब है, वो आपकी फ़ेवरेट किताब है। ओके, जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सर, हाँ, बोलें। जाति अविनाश घर में पढ़ना चाहिए। वो हाँ, मेरा हर व्यक्ति को फेवरेट पढ़ना चाहिए। किताब है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है अनूप जी, ओके। जी। हाँ, आ, ओके। आप ऐसा कीजिएगा कि आप ना आपको जो भी बातें बोलनी है उसको टाइप कीजिएगा। अभी क्या है आप बोल पा रहे हैं, मैं तो काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ समझने का, तो मैं तो ठीक है चलो समझ जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे पब्लिक होंगे ना जो समझ ही नहीं पाएँगे आपकी बात को। तो इसमें बिल्कुल भी आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आपको ऐसा करना है आप उसको लिखिए, मैं पिन कर दूँगा। तो आपकी बात जो आप बोलना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकेंगे। इसी नाम से आप कीजिएगा, अनूप सिंह नाम से, मैं इसको ज़रूर पिन करूँगा। ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धर्मेश यादव आए हैं। हाँ जी, धर्मेश जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एक स्ट्रीम कब आएगी इस पर, जब एक बोधिसत्व बनारस के राजा के यहाँ खा भी लेता था, उसके बीवी को पंप भी मार देता था 2-4 रात में। क्या मार देता था? ये तो आप ही को पता होगा ना, मतलब जब नहीं, हमें बोधिसत्व नहीं गया पता था, है। आप राजा ने हमें अपनी बता पत्नी दीजिए, नहीं, कौन-सा राजा ने जब जातक अपनी कथा पत्नी है? को छोड़ कथा के नंबर सुनिए ना, वो राजा ने जातक जब अपनी जातक पत्नी को कथा छोड़ के नंबर गया, बता दीजिए। सुनिए वो ना, जातक नहीं, नहीं, वो मैं सुन लूँगा। जातक कथा नंबर बता दीजिए, आइए कौन-सी ना, आपको जातक कथा है? बुला कुशवाहा जी उधर बुला रहा है आपको धोती खोलने के लिए। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी मैंने औकात देख ली है, 2 कौड़ी की आपकी औकात अज भाग देखिए भाग खड़ा हुआ ये। आपको ये पूरा कंप्लीट मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप वो बता दीजिए, कौन-सी जातक कथा है जिसमें आपके मम्मी को नहीं, नहीं आपके मम्मी को, अच्छा पता नहीं क्या बता रहे थे, किनकी क्या कौन मार जाता था। पर आपको जो है वो कंप्लीट बताना चाहिए था, जैसे मैंने पूछा कौन-सा नंबर है, तो आप पता नहीं कौन से कुशवाहा, कौन से क्या, कौन बुला रहा है, अरे यहाँ हम बैठे हुए हैं ओपन करके, आप यहाँ पे ले आइए, जिसको भी लेकर आना है यहाँ पे जोड़ दीजिए और वो बताएगा ना यहाँ पे। इसीलिए तो मैंने तुरंत पूछा आपसे रेफ़रेंस कि आप रेफ़रेंस बता दीजिए कि कौन-सा कौन से में है, हम लोग यहीं पे ओपन करके देख लेंगे ना, कौन से आपके घर में आपकी बहू-बेटी को छेड़ दे रहा है, हम लोग सिर्फ़ यहीं पे चेक कर लेंगे। ठीक है? चलें, आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग जुड़े हैं, आपसे कोई गिला-शिकवा थोड़ा ही है, आप रेफ़रेंस बता दीजिए, यहीं पे ओपन किया जाएगा, यहीं पे चेक हो जाएगा ना, पूरी पब्लिक हर व्यक्ति देख लेगी और फिर सबको भी पता चल जाएगा कि उसमें सच है या आप झूठा प्रोपेगेट कर रहे हैं।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। मदन जेना है। हाँ जी, मदन जेना, बताएँ क्या करना जी चाहते हैं? सर, जय भीम सर, नमस्कार। हाँ जी, जय भीम, नाम बताएँ? सर मैं बताइए। उड़ीसा का रहने वाला हूँ, उड़ीसा से बात कर रहा ओके। हूँ। सर उड़ीसा के बारे में जो जो मंदिर है, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, उसके बारे में हुँ, सर हुँ। स्ट्रीम नहीं किया आपने। नहीं, उस पे हुआ है, स्ट्रीम काफ़ी पहले हुआ है मैं तो आपका और जो फिर शॉर्ट से शॉर्ट हो वीडियो तो जाएगा। सब देख रहा हूँ। अच्छा, तो कर दिया जाएगा, उम, कोणार्क मंदिर पे भी कर दिया हाँ, जाएगा, इसमें कोई बड़ी उड़ीसा बात में नहीं जो है। हाँ, हमको जो मतलब मेरे को हिंदी ज्यादा ठीक से नहीं आता है, ओके, आप मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे को कोई जो बात कोणार्क मंदिर है, जो बचपन से हमको सुनाई देता है, कोणार्क मंदिर जो लिंगराज सॉरी जो लांगुला नरसिंह देव बनाया है, वो उसको जो स्थापित किया है, जो जो उसका जो कारीगर था विशु महाराणा, उसका जो हुँ, बच्चा था धर्मेंद्र, क्या मालूम नहीं मेरे को। ठीक है। वो जगन्नाथ मंदिर जो है उसको तो हमने आपका स्ट्रीम सुना है, वो बुद्धों का है, वो ब्राह्मण ने हड़प लिया था, वो तो मैं सुना हूँ। लेकिन उड़ीसा में तो ज्यादा, बहुत ज्यादा धार्मिक लोग है, बहुत। और उड़ीसा में तो बहुत छुआछूत होता है, बहुत भी होता है, हम लोग को भी होता है, हम लोग को किधर नहीं जाने, खाने की जाते तो अलग बैठाते हैं हम लोग को, ऐसे ही होता है, अभी भी होता है गाँव में, हुँ, ओके, बहुत होता है। सर ठीक है, मैं इतना ठीक है। चाहता हूँ जो उड़ीसा के जो मंदिर है, उड़ीसा के जो लोग है, बहुत है अभी तो, बहुत बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसी ऐसी कोटा में आते हैं, हुँ, बहुत हुँ, हुँ। तकलीफ होता है हम लोग को, अभी भी होता है। तो उड़ीसा के जो ठीक। मंदिर है, तो आप थोड़ा स्ट्रीम बनाए तो अच्छा होगा, मैं सुना है तो। एक ही बात सर है, जो उड़ीसा का जो उड़िया लैंग्वेज है, हुँ, पहले हुँ, ओडिशा था इंग्लिश में, अभी उड़िया हुआ है कुछ ही साल बाद। तो वो जो हुँ, हुँ, लैंग्वेज का लिपि कौन सा है, कैसे उड़िया लैंग्वेज बना, थोड़ा मेरे को तो मालूम नहीं, मैं उसका जानना चाहता हूँ। जब मैं, मेरा दोस्त लोग जो, हमारा दोस्त लोग जो बोलते हैं तू ऐसा ऐसा बोलता है, जो बात पूरा मुझे बहुत दोस्त ही गाली देते हैं, ऐसे मैं जो बोलता हूँ तार्किक के सामने बोलता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, का तेरा घर लोग मानते हैं, तो मेरा पिताजी से नहीं बनता है अभी तक ऐसी ऐसी बातों में। हुँ, जो भी किसी घर में परेशानी होता है, वो चला जाता है, हमारे गांव के पास पंडित होते हैं, उसके चाल पड़ाता है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो समझ आते हैं पूरा, पिताजी ऐसा करता है हम लोग। नहीं, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ, मुझ पे ऊपर गुस्सा कर देता है, ऐसा क्यों तू बोल रहा है। इसीलिए मैं हुँ, थोड़ा वो जो उड़ीसा का लैंग्वेज, जो उड़िया कैसे है, उसका लिपि क्या है, थोड़ा मेरे को जानना चाहिए। अब बता हुँ, सकते हैं हुँ। क्या। नहीं, उसको तो स्ट्रीम करनी पड़ेगी ना। जो भी हाँ जी सर, क्षेत्रीय बोल तो। लैंग्वेजेज़ हैं, उनका तो प्रॉपर आपको रिसर्च करना है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता ना कि हल्की-फुल्की बता देना। उसके लिए प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन-कौन सी बुकें लिखी गई हैं उस पर, किसके क्या विचार थे, मतलब वो एक दिन का काम नहीं होता। वो कम से कम जी हमें सर। 1 हफ्ते में कम से कम 15-20 किताबें खंगालनी होती हैं। तब जाके उसको हम निकालते हैं। ऐसे हल्की-फुल्की कहीं से देख के कुछ बता देना या नेट पे कहीं पढ़ के बता देना, वो बड़ी हल्की-फुल्की बातें होती हैं, उसमें सत्यता भी नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रॉपर जी बहुत सर। गहराई में घुस के निकालना होता है, तब जाके ये पता चलता है। तो करेंगे, वो आगे हम लोग करेंगे। हाँ ओके, जी सर, मदन जी ना। इतना मैं रिक्वेस्ट है, आप एक जरूर करिए। उड़ीसा का जो कल्चर है, जो अभी ज्यादा लोग जो मंदिर ठीक जाता है। है, पर हर मंदिर, अभी हमारा जो अप्रैल को आ रहा है ना, शायद मार्च अप्रैल को रामनवमी में, उड़ीसा में जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरा हुँ, बहुत लोग आता है, पूरा ज्यादा ज्यादा ओबीसी एससी एसटी होता है, पूरा हुँ, हुँ, दारू पी के, पूरा दारू पी के सबको जो जय श्री राम बोलेगा तो नहीं तो मारेगा, पूरा ऐसे होता है, पूरा हर साल, बताइए। ये हर तो साल हालात होता हैं। है। ठीक है और जो मदन जी ना। बजरंग है, जो ओके। इधर से मारते हैं लोग को, पूरा मारते हैं, गाड़ी अटकाते, जो हुँ, गांव का हुँ, गाड़ी अटकाते मारते हैं, पूरा सब ऐसा ही होता है। बोलते हम, इसलिए मैं चुपके जिसका से जैसा बात कर रहा हूँ धर्म आपके है, साथ। देखिए जिसका जैसा धर्म है वो वही चीज़ करेगा, वही सिखाएगा। यही पीना-पीना, दारू पीना, लड़ाई-झगड़ा करना यही सिखाएगा ना। जिसके यहाँ जिसका धर्म जो सिखाया है, सीख दिया है, वो वही काम करेगा। तो उनके पास वही है ना और देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखें कौन आए हैं? कबीर वशीन आए हैं। हाँ जी, कबीर जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या आप हमें नमस्ते। सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, नमस्ते जी, बताएँ। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। तो मैं आपका स्ट्रीम पिछले 1 डेढ़ साल से सुन रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ, बैंगलोर से हूँ और ओके। मुझे हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है,
दो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं बैंगलोर में, आप समझ सकते हैं 1980 से हूँ। और ओके। हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। और मैं अपने फॉर्मेटिव इयर्स में फ्रॉम द एज ऑफ 18 मैं गलती से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, और फिर मैं डूब गया सच्चाई के सोच खोज में। अब 1-1.5 साल से आपका स्ट्रीम सुन रहा हूँ, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है विद इन हिस्ट्री, विद इन लिंग्विस्टिक्स, बहुत इम्प्रेसिव सर। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद इट, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। और जो नॉलेज आपसे मुझे मिल रही है, आई एम अस्टोनिश कि मैं और कोई सोर्स से ही नहीं ला पा रहा हूं। एंड जो भी आप प्रेजेंट करते हैं विद एविडेंस, दिस इज वेरी इंप्रेसिव। बट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, और मैं अपोलोजाइज करता हूं क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूं पूरा हिंदी बोलने में, नहीं, बट आप काफी अच्छा हिंदी बोल हेल्प मी रहे आउट। हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा आप तारीफ कर रहे हैं। जी। हाँ हाँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ बिकॉज मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ आपके नॉलेज से। एंड थैंक्स टू यू, आपके जो बाकी भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, रियलिस्ट आजाद, न्यूटन, मैं उनके भी स्ट्रीम सुनने लगा हूँ। एंड मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है थियोलॉजी, एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस कुएं में डूब गया था इतने साल के लिए। आई थिंक 12 इयर्स का मेरा सर्च था, सर्च फॉर अ गुरु, सर्च फॉर नॉलेज, एंड मुझे कुछ सच्चाई नहीं मिली। राइट, आई फाउंड सारे के सारे या तो 3 चीजों के वजह की मोटिवेशन है। एक है सेक्स, एक है पावर, एक है मनी। हम्म साउंड आपकी चली गई है। साउंड मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रही है साथियों, कबीर जी की। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे मनोज कुमार जी यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे कुछ बुक परचेज करनी है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए किसी से भी आप ले सकते हैं, किसी से भी जिससे मन करे। हालांकि अब तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं क्या यूट्यूब पे भी, जैसे हाँ अब आई साउंड आपकी। अब आई जी। साहब? ठीक है। तो हाँ अब मैं बोलिए। बहुत इंडस वैली साइट्स पे भी गया हूँ, रिसेंटली मैं धोलावीरा भी ट्रैवल किया हूँ। हम्म जी। और मैं बहुत कॉइन्स भी कलेक्ट करता हूँ। तो आई थिंक मेरी सबसे अर्लीस्ट कॉइन 460 बीसी मगध एम्पायर की भी है मेरे पास। बट एक गैप है हिस्ट्री में, एंड दिस इज फ्रॉम अबाउट एंड ऑफ इंडस वैली विच इज अबाउट 1900 बीसी टू अबाउट 600 बीसी, जो हमें सिखाया गया कि वैदिक एज है इस पीरियड में। Right, and I can clearly see now that there probably was no Vedic age, but unfortunately इसके कोई प्रमाण या कुछ है कि बट ये डार्क पीरियड में हो क्या रहा था, and why are we not finding any archaeological evidence as such for this period? देखिए एक एक बिल्कुल ही जेन्युइन सी बात है। पहले ना हमें जो इतिहासकार हैं उनका चरित्र क्या, उनके अंदर न्यायिक चरित्र है, अगर ये पता अगर चल जाए ना कि जो इतिहासकार इतिहास लिख रहा है उसके अंदर न्यायिक चरित्र है कि नहीं है, तो हम वहाँ से ना इनकी सारी चीज़ें खोज सकते हैं। अब हुआ क्या कि अंग्रेज़ों को तो चलो नहीं पता था। अंग्रेज़ तो भारत में आते हैं, उन वो तो यहाँ सिविलाइज़ेशन खोज रहे हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से खोज रहे हैं। भारत में कोई पढ़ा-लिखा नहीं, सिर्फ़ ब्राह्मणिज़्म है, उससे जो चीज़ करके खोज रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणिज़्म में अगर न्यायिक चरित्र है, तो जब अंग्रेज़ चले जाते हैं, वो गाली भी देता है अंग्रेज़ों को, तो न्यायिक चरित्र के हिसाब से जो इतिहास डिज़ाइन होना था, उसमें एक बिल्कुल फैक्ट वाली बात ये है
कि जब भी कोई नई सिविलाइजेशन आती है ना, तो अपने से पहले सिविलाइजेशन का ज़िक्र ज़रूर करती है। ऐसा नहीं होता है कि 2 सिविलाइजेशन के बीच में गैप होता है। हमेशा ही वो अपने से पहले किस सिविलाइजेशन को दुरुस्त कर रही है या उसमें क्या खराबियाँ थी कि वो आ रही है, वो ज़रूर बताती है। तो अगर हम ये जो तथाकथित वैदिक काल है, उसको अगर हम देखते हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र ही नहीं करती। आप गौर करें कबीर जी। अगर इनके हाँ जी। पूरे जिस किताब को ये हवाला बना के कि वेद है, वेद है, वेद है, उस किताब को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कहीं भी कोई सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र नहीं है। जबकि इनका वैदिक पीरियड काल ये उसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पे थी। अभी इनके पास कहने के गपोड़ने के लिए सरस्वती नदी, सरस्वती से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। कुछ भी नहीं साबित होता उससे। तो ये कोई भी मैसेज नहीं देते हैं, ये बिल्कुल पूरा फर्जी है। बुद्धिज़्म का अगर आप देखते हैं, तो बुद्धिज़्म के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे सांड हो गया, जैसे धम्म चक्र हो गया, तो पहले 8 चक्र है, पहले 6 चक्र होता था, पीपल का पत्ता हो गया, मतलब जितने भी स्वास्तिक हो गया, ये सारे सिंबल्स बुद्धिज़्म से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जा रहे हैं। मतलब बुद्धिज़्म हाँ जी। जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमसे पहले की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। हमारे पूर्व बुद्ध की सभ्यता को वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पहले पूर्व बुद्ध की सभ्यता थी। वैदिक इनका टेक्स्ट जो है वो इंडिकेशन दे ही नहीं रहा है। ये ज़बरदस्ती उठा के फिट कर दिए हैं, अंधेरे में तीर मार दिए हैं। अच्छा इसमें बात ये है कि क्या ये बातें सिर्फ़ मैं और आप कर रहे हैं? भई ये इनमें तो न्यायिक चरित्र होना चाहिए था। इनको भी ये क्वेश्चन्स उठाने चाहिए थे। लेकिन आँख हम उनके सिंधु सरस्वती सिविलाइज़ेशन का रट्टा मार के वैदिक काल, वेद ये करके वैसे ही ढोए पड़े हुए हैं ये सारे के सारे। न्यायिक चरित्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। जी। तो मैंने आपके स्ट्रीम्स भी देखे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी मैं फॉलो करता हूँ, और जो वो भी सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 27 बुद्ध थे और वो ट्रैवल करते हैं और वो यू नो वेरियस डिफरेंट स्तूपास दिखाते हैं, जहाँ कोरागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध और ये सारे बुद्ध के कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, but I don't find any compilation of all the history going back, especially जैसे कोरागमन बुद्ध हो या कश्यप बुद्ध हो, तो वो क्या ईयर, क्या पीरियड, लाइक a little more detail on this. और एक और चीज, जो भी आप बुक्स रेकमेंड करते हैं, मैं हिंदी तो बेयरली बोल पाता हूँ और पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई कैन नॉट रीड द लैंग्वेज। और मैं वैसे अपने आप को कन्नड़ी का ही मानता हूँ, तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, बट जैसे कोरागमन बुद्ध की है ना, तो उस पे बताया गया है, जैसे फाहियान जब जिक्र करते हैं, वेनसोंग जिक्र करते हैं, बुद्धिस्ट त्रिपिटका में इन लोगों का जिक्र आता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र मिलता है। तो वो टाइम पीरियड भी खोज निकाला गया है ना, वो टाइम पीरियड यहाँ पे देखें, जैसे वेनसोंग एक जिक्र करते हैं कि बुद्ध से भी 400 साल पहले, 300 साल पहले बुद्ध थे। तो वो जो सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो उन सब के आधार पर उस जगह को फाइंड आउट करके, गुती हुआ जगह थी, वहाँ एक्सकवेशन किया गया 1994-95 में। और वहाँ पे दफनाने के चारकोल के जो टुकड़े हैं वो मिलते हैं। इंसानों के द्वारा उस स्तूप के नीचे जो लेयर मिलती है, जहाँ पे जले हुए टुकड़े मिल रहे हैं, उसको ये डेट जो आ रही है कि लोग ऐसे नहीं पूछ रहे थे। ये देखिए पूरा एक्सकवेशन होता है। तो हाँ, ये देखिए सबसे नीचे देखिए, डेटिंग ऑफ चारकोल सैंपल्स फ्रॉम लेयर 86 800 पीसी। ये बीटा एनालिटिक रेडियो कार्बन डेटिंग लेबोरेटरी मियामी यूएसए, वहां से इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाती है कि उस स्तूप के नीचे खोजा जाता है कि अगर यहाँ पे दफनाया गया होगा तो जलाने के कुछ, जो चारकोल तो ह्यूमन के द्वारा जलाया हुआ टुकड़ा होता है, इसके नीचे मिलना चाहिए, और वो मिलता है, और उसकी डेटिंग जाती है 800 बीसी, जो कि अगेन बुद्ध से 200 साल पहले चली जाती है।
और जो ह्वेन-सॉन्ग कहते हैं कि बुद्ध से भी 300 साल 400 साल पहले का डेटा जो बताते हैं, उससे भी ये लगभग मैच कर रही है। और जो त्रिपिटक किताबें या फाहियान की किताबें या ह्वेन-सॉन्ग जो लगातार कहते आ रहे हैं कि बुद्ध से पहले बुद्ध थे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस समझें कि ईसा से दूसरी सदी में सन्नाटी जगह है गुलबर्गा कर्नाटक में। वहाँ पे एक तूफ़ान आया था और वहाँ पे एक मंदिर था चंद्रलामा देवी का। वो जब हाँ जी, ढह हाँ जी, जाता पता है है इसके बारे में। हाँ, हाँ जी। 1986 में जब ढहता है, तो सम्राट अशोक के 4 इंस्क्रिप्शन तो निकलते ही निकलते हैं। वहाँ पे जो कोड़ागमन बुद्ध, 2 बुद्ध के वहाँ कश्यप बुद्ध, उनकी मूर्तियाँ निकलती हैं। अब वहाँ पे लिखित रूप में मिलता है कि ये कोड़ागमन बुद्ध हैं और ये कश्यप बुद्ध हैं। लिखित में ये पूर्व बुद्ध हैं। रिटेन में मिलता है वहाँ पे। आप देखें इसी तरह से अजंता में या भरहुत स्तूप पे वहाँ पे भी पूर्व बुद्धों के लिखित नाम 5 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह के चीज़ें हैं जिससे ये जाती हैं। 27 पूर्व बुद्ध को ऐसा ले जाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाया जाता है कि वो हाँ जी, उनमें थे। मैं पर आपकी वो हाँ, मैं आपकी वो स्ट्रीम सुना हूँ, बट ये लिंकेजेस लाइक कि ये और कंपाइलेशन विद इन अ सिंगल स्फीयर। मैं इतना हिस्ट्री इतने साल से पढ़ रहा हूँ, बट जो आप शेयर कर रहे हैं मैं कहीं कोई सोर्स से नहीं सुना हूँ आज तक। क्योंकि कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। किसी को भी बुद्ध धर्म को आगे नहीं आने देने का ये मतलब इनका मेन थॉरो यही है। वैसे तो ये हज़ारों ब्रांच बना के अपनी-अपनी ब्रांच बना के और एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने में जुटे हुए हैं। चाहे वो इस्कॉन से आ जाएँ, आर्य समाज आए, नया समाज, पुराना समाज, ब्रह्म समाज, एक गायत्री परिवार, रामकृष्ण ब्रह्म मिशन, तमाम तरह के ये समाज बना-बना के आज भी ये इतने सारे कथावाचक हैं, अपने फैन फॉलोइंग बनाने में जुटे हुए हैं। पर बुद्ध की शिक्षाएँ क्यों पूर्व बुद्ध की शिक्षाएँ थी? बुद्ध की माता जो है पूर्व बुद्ध के सपने क्यों देख रही हैं? बोधिसत्व के सपने क्यों देख रही हैं? त्रिपिटक बोधिसत्वों की 27 पूर्व बुद्धों की क्यों बात कर रहा है? इसकी चर्चा नहीं आनी चाहिए। ये मेन मोटिव है सारे भारत के इतिहासकारों का। बट कैसे हो सकता है? प्लीज मत मानिए कि मैं कास्टिस्ट तो एकदम नहीं हूँ, और मैं खुद कास्ट के बारे में मेरे पापा एथिस्ट थे, मेरी मॉम थोड़ी सी रिलीजियस हो गई कुछ सालों में, बट हमें कभी एक्सपोजर नहीं थी कास्ट के बारे में। ठीक और थोड़ी आप समझ सकते हैं, थोड़ी एंग्लोसाइज्ड है हमारी फैमिली और अपब्रिंगिंग। और तो मेरी माँ कश्मीरी पंडित है, फैमिली से हैं। मेरे पापा क्षत्रिय पंजाब से हैं। बट मैं कभी महसूस नहीं किया कि मैं क्या हूँ, और ये सब तो हल्की झलक मिलती थी, बट ऐसी एक्सपोजर तो थी नहीं। अब आप मुझे देखिए, ठीक है, मैं तो एकदम ना तो समझ था मुझे कास्ट का, तो डिफ्रेंशिएट करना तो असंभव लोगों के बीच में, राइट? क्योंकि मैं तो कभी कर नहीं सकता। अब मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको इसका आइडिया भी नहीं है, राइट, कि कास्ट के बारे में आइडिया ही नहीं है। मैं आपके जरिए सीखा हूं इसके बारे में ना। मेरी सर्च तो ट्रूथ की हमेशा रही है, एंड फाइंडिंग दिस हैज बीन माय गोल। मेनी रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स जिनकी ये सेम अप्रोच है, राइट? They may be from a higher caste, lower caste, or I mean, leaving that aside, right? But the search for the truth and search for answer, just like any field, कि कोई मेडिकल फील्ड में रिसर्चर हो, तो उनकी सर्च होती है टू फाइंड द अल्टीमेट विद इन मेडिकल फील्ड और एनी अदर फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड, कोई भी फील्ड। Similarly, I can't understand how another anglicized historian like a Romila Thapar, जो मैं बहुत views जानता हूँ इनके बारे में, but Romila Thapar is somebody I really looked up to and respected.
साउंड कम हो गई आपकी। हेलो। हाँ हाँ। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था रोमिला थापर का। ऐसे नहीं है कि मैं अब कुछ कम रिस्पेक्ट करने लगा हूं, बट वो इस पीरियड के बारे में और एंड अबाउट द वैदिक पीरियड जैसे आप शेयर करते हैं, वो तो झलक भी नहीं है। और इरफान हबीब, इरफान हबीब तो नहीं राइट, जो बोलेंगे वो हिस्टोरियंस, तो। हाँ बट उनको कोई, तो जय जय आई भीम डोंट नमो नमो बुद्धाय अंडरस्टैंड। बोलने से भी उनको एलर्जी आ जाती है। वो तो नाम नहीं लेना चाहते वो। देखिए मैं But आपको the एक चीज बताता हूँ कॉमन। well-regarded कबीर जी। historians, I'm not able to, sorry sir, एक मिनट, I'm not able हाँ to हाँ। rationalize this. मैं उसको rationalize नहीं कर पा रहा हूँ कि those who are looking for the ultimate and a passion for the subject, and let's say the subject is history, कि ये क्यों नहीं आ रहा है बाहर और मैं कैसे बताता रोक हूँ कि सकते हैं क्यों नहीं आ रहा सच्चाई है। को। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा। आपने एक चीज़ कहा कि अब आप जैसे कास्ट नहीं जान पाते हैं, हम लोगों के माध्यम से आपने जाना कि इस तरह का भी कास्टिज्म होता है। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर भारत के आप पूरे पैटर्न को देखिए, तो पूरे पैटर्न में क्या हुआ है कि जो जनरल वर्ग है वो सारे पोजीशंस पे बैठा हुआ है। तो जनरल का आपस में जनरल में वो कोई खास नहीं है, क्योंकि उसके सामने पड़ा हुआ है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो एससी एसटी या ओबीसी इनसे हमको करनी है या इस तरह से है। तो वो क्या है, उनको पता नहीं चलेगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तब पता चलेगी जैसे ही आप देखिए कि अगर कोई लड़का लड़की जो है, जैसे ये कहेगा कि भाई अपोजिट जैसे शादी करने जा रहा हूँ वो किसी तथाकथित इनके हिसाब से नीची या ऊंची जाति का है, तब आप देखें तुरंत सबको अपनी अपनी जाति याद आ जाएगी। अभी सब एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। पर अगर जैसे ही शादी विवाह की बात आएगी, तो आप देखें कि वो तुरंत अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ इंटरकास्ट मैरिज चल चुका है, तो उनके यहाँ वो बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत बातचीत बातचीत करके हो जाते हैं। पर ऐसे परिवार भारत में मुश्किल से 0.0000001 से भी कम है जिनके यहाँ इस तरह की खुली आज़ादी हो गई है, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए, या उनके यहाँ पता नहीं चलता कौन हिंदू कौन मुसलमान, वो कर लेते हैं। लेकिन अभी भी आम जनता में जैसे ही शादी की बात आएगी, आप देखें तलवारें निकल आती हैं, वो तुरंत सब अपनी जाति दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसे जातियां नहीं पता चलेंगी, भाई तुमको ये हक नहीं मिला, हम इस पोजीशन पे हैं, हमारी इतनी सैलरी है, तुम्हारी कम सैलरी है, तुमको ये मिल रहा है, कोई बात नहीं तुम आ जाना, ये कर देना। यहाँ कोई जाति बात आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबने मान लिया है कि मैं हायर रैंक पे हूँ, वो लोअर रैंक पे है। जाति की पता जैसे रोटी बेटी के संबंध पे आप जाते हो, तुरंत आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या कौन कौन किस जाति का है। तो ये चीजें हैं। अब एक चीज और क्या है ना कि ये इतिहासकार क्यों नहीं बता पा रहे हैं, तो इतिहासकार जो है लकीर के फकीर बन गए हैं भारत में। क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म को अपनाया है, तो भारत के जो लेफ्ट इतिहासकार हैं, लेफ्ट की भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें से बहुजन नहीं है, बहुजन ना के बराबर है, अगेन जातिवाद हावी है। और एक जनरल वर्ग के जो सोचने का तरीका होता है, नजरिया होता है, वो आपको उसने उस जो कहा जाता है ना कि एक औरत के प्रसव पीड़ा का दर्द एक मर्द कभी समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम उस दर्द से गुजर ही नहीं सकता। समझ रहे ना? तो ये यही पॉइंट जो है जनरल वर्ग के साथ है कि वो उस डिस्क्रिमिनेशन के लेवल को समझ ही नहीं सकता, जिसमें एक बच्चा सोचे, एक बच्चा जब कहीं पे जाता है, एडमिशन लिया है, पढ़ रहा है, उससे कोई पूछता है तुम किस जाति के हो, वो अपनी जाति नहीं बता पा रहा है। वहीं दूसरे बैठ के हम तो मिश्रा हैं जी, हम तो ठाकुर हैं जी, हम तो ये हैं, हम वो हैं, सब किए पड़े हुए हैं। और वहीं पे एक लड़का जो अभी सबके साथ मिल के खा पी कूद रहा था, और जैसे जाति की बात आई, वो अपने अंदर सहम गया कि मैं क्या बताऊं, झूठ बोलूं। मतलब वो सोच रहा है, आप उस फील को कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि अचानक जैसे वो बता देता है अपनी असली बात, तो उसको क्या कहा जाता है, अब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन अलग तरह का हो रहा है। कैसे? तो अब अपने दोस्त के घर जा रहा है, तो उसका दोस्त कह रहा है कि यार तू ना मेरे घर में ना जाति जब पूछे ना, तो तू बोलना कि हम ब्राह्मण है। अब वो बता रहा है गोत्र पूछे तो तू ये बताना। अब ये ट्रेनिंग दे रहा है दोस्त अपने दोस्त को।
तो आप उस लेवल को समझ ही नहीं सकते हैं, अगर कोई जनरल वर्ग से है, कि डिस्क्रिमिनेशन का किस तरह से लेवल है, कि लड़के जो आपस में दोस्त हैं, उनको भी पता है कि हमारे घर में डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जाता है, हमको भी डाँट पड़ जाएगी, अगर मैं किसी एससी-एसटी को ले गया और ये नहीं बताया कि जनरल क्लास का है। और ऐसे यहाँ लाइव लोगों ने जुड़ के अपने फीडबैक दिए हैं। तो वो बहुत गहरा है। आप सोचिए कि जिसकी मानसिकता 24/7 इस तरह की है, वो चाहे इतिहास लिखे या कोई भी काम करे, आपको क्या लगता है कि क्या उसके माइंड में जातिवाद वहाँ पे हट जाता है? नहीं हटता, वो रहता है हावी। इनबिल्ट हो गया है, पता ही नहीं बट चलेगा कि किस तरह से जातिवाद चल रहा नहीं, है। बट हुँ। आप थोड़ा ये एड्रेस कर लीजिए, अब स्पेसिफिक टू रोमिला थापर। उनका क्या है ना चक्कर, मैं बता देता हूँ। रोमिला थापर का क्या चक्कर है कि ये जितने भी ये लोग एंशिएंट इतिहासकार तो लगभग नहीं हैं। किसी ने भी भारत के एंशिएंट इतिहास पे काम नहीं किया है। और ये लोग क्या किए हैं, एंशिएंट इतिहास में जो अंग्रेजों के समय में गिनी-चुनी कुछ बातें लिख दी गई थी, सब लोग वही लकीर पकड़ के फकीर बन जा रहे हैं, सारे के सारे। आप टास्की को लीजिए ना, एंड्रयू टस्क शायद नाम है, जो यूएस की हैं, पता नहीं कहाँ की हैं, वो प्रोफेसर हैं, जिनको हाँ हाँ भारत जी, का हाँ जी, राइट हाँ जी। विंग जो है, हाँ, राइट विंग उनको टारगेट एकदम करता एकदम है। हाँ, उनको हमेशा एकदम मैं उनके जानता फैमिली हूँ। पर अटैक और इस तरह की करते हैं। हाँ, उनसे बातचीत हुई। यहाँ पे कई सारे लोगों ने पत्राचार किया, सीधे मेल पे बातें हुई हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि भारत में वैदिक काल जो है, उसका आपके पास क्या रेफरेंसेस हैं? तो उन्होंने पता है क्या रेफरेंस दे रही हैं? वो कह रही हैं यूनेस्को पे आप जाएँ, वहाँ पे उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है और वो ये बता रहा है कि ये लोग ना पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक चैंटिंग करते हुए आ गए हैं। अब आप देखें, एक प्रोफेसर के ये रेफरेंसेस हैं। क्या ये रिलायबल रेफरेंस है, आपको लगता है? कि हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि मौखिक लेके चले आएँ, मौखिक पर एविडेंस नहीं दे रहा है उस मौखिक भी होने का। अगर मैं क्लेम करता हूँ कि बुद्ध से पहले 27 पूर्व बुद्ध थे, तो हमें कुछ तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ तो अगल-बगल के कोई बाहर से विदेश से आया, उसने कुछ कहा हो पूर्व बुद्ध के बारे में, ये तो हमें खोजना पड़ेगा ना। कुछ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। या हम ये कहेंगे कि नहीं, बस आप मान लो भाई साहब कि वो थे भाई साहब, वो थे। सिंधु घाटी थी ना, तो इसका मतलब वो 27 पूर्व बुद्ध थे, वो बस हो गए हैं भाई साहब, आप मान लो। क्या ऐसे होगा? ऐसे इतिहास लिखा जाता है? बताएँ? नहीं, एकदम तो नहीं, एकदम तो नहीं, एकदम ये नहीं। इस तरह से वैदिक काल को थोपे हैं ये भारत पे, कि भई मौखिक आ गए थे। भाई संस्कृत का पता नहीं है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पाली-पाकित में है, संस्कृत का नामो-निशान तक नहीं है। भाई उनके अरामाइक प्रयोग किए, खरोष्टी लिपि प्रयोग किए, उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज प्रयोग की। भारत में तो प्राकृत भाषा प्रयोग की ही की, बताएँ विदेशियों की भी लैंग्वेज 2-3 लैंग्वेज प्रयोग कर ली, लेकिन संस्कृत होता तो कहीं न कहीं तो पुटअप मिल जाता। जहाँ पे ये बताते हैं कि तक्षशिला था, जहाँ पे बोलते हैं काल्पनिक चाणक्य, जहाँ पे ये बताते हैं, उस जगह पे सम्राट हाँ, अशोक खरोष्टी लिपि में लिखवा रहे हैं, ग्रीक और अरामाइक प्रयोग कर रहे हैं। बताइए, संस्कृत का नामो-निशान नहीं। जहाँ पे पाणिनि का जन्म बर्थ ये लोग बता रहे हैं, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन ग्रीक में मिल रहे हैं, प्राकृत में मिल रहे हैं, लिपि खरोष्टी प्रयोग अरामाइक मिल रहा है, ये खरोष्टी लिपि मिल रही है और धम्म लिपि भी मिल रही है, ग्रीक लिपि भी मिल जा रही है। संस्कृत का नामो-निशान नहीं। सोचिए कितना झूठा इतिहास परोसा गया भारत में। और सब मान लो मौखिक था, पाणिनि भी मौखिक है, कालिदास भी मौखिक है। नो, देयर इज़ नो सिंगल एविडेंस, मतलब किसी भी इनके एक चरित्र का एक सिंगल एविडेंस तो होना चाहिए। भाई बुद्धिज़्म की सभ्यता तो हम ना आप जानते ना हम जानते, वो तो आर्कियोलॉजी से फाइंड आउट हुई है। आर्कियोलॉजी से ही तो हम सब जान रहे हैं, एक-एक चीज़। तो इनके करेक्ट। एक भी तो, अगर ये थे तो एक भी तो आर्कियोलॉजी से मिलने चाहिए। भाई बताएँ, मुस्लिम देश है इजिप्ट, आज की डेट में। लेकिन वहाँ पे सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता मिल गई ना पिरामिडों की। उसके नीचे लिखे वो चित्रलिपि थी, जो भी लिपि थी उसको पढ़ लिया गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिल गई, वहाँ भी मुस्लिम से भरे पड़े हुए हैं। हुँ? लेकिन इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं वहाँ पे 3500 साल पुराने, 3400 साल पुराने, उसको पढ़ा जा रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे लिखित बातें तो थीं, हम उसको पढ़ चुके हैं, सभ्यता जान चुके हैं।
ये कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसमें कह रहे हैं कि इनके वाल्मीकि लिखते थे, व्यास लिखते थे, आई कह रहे हैं कि ये 11वीं सदी तक अलबरूनी कह रहा है कि लिखते ही नहीं थे। भारत में सब विदेश से आके पढ़ पढ़ के लिख लिख के किताबें ढो के लेके जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये हवाई गपोड़ एक इन्होंने पैरेलल में खड़ा किया मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के समय में? तो मैं उसी बात को रैशनलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ग्रास नहीं कर पा रहा हूँ कि हाउ इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। मतलब यू अंडरस्टैंड। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1971 का वॉर पाकिस्तान हारा था, एंड टिल वेरी रिसेंटली पाकिस्तान में ये सिखाया गया था कि वो जीते थे उस वॉर को। अब विद इन अ स्मॉल नेशन जहां वो पब्लिसाइज नहीं किया है, ठीक है, आप थोड़ी बहुत झूठ फैला सकते हैं, बट हमारे देश में जहां इंफॉर्मेशन इतनी फ्री है, कैसे कैसे ये मतलब इसको कैसे छुपाया गया है, और कैसे ये ब्राह्मणिज्म को इतना होल्ड करके रखा गया है। ये एक और पॉइंट से आप समझ सकते हैं कबीर जी। एक पॉइंट और मैं आपको देता हूं। आप भारत की ना तमाम जातियों को ध्यान से देखिए। हर जाति से कोई ना कोई माई का लाल जरूर पैदा हुआ है जो समानता की जरूर बात किया है, इक्वालिटी की बात जरूर किया है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा जाति है जिसके यहाँ से आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो इक्वालिटी समानता की बात करे या बड़े लेवल पे बात करे, आज जो ढींगे पीटता है कि हम भैया सबसे बड़े तुप मार खाते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप गुरु रविदास जी की जाति देखिए, आप कबीर जी की जाति देखिए, आप गुरु नानक की जाति देखिए। ये क्या ये डीएनए, बट ये डीएनए का रिजल्ट नहीं हो सकता ना। आई मीन मतलब दिस इज डीएनए का जस्ट रिजल्ट ह्यूमैनिटी एंड रैशनैलिटी। फिर क्या डीएनए का रिजल्ट नहीं है। दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड ना, कि मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ये जातिवाद है, डीएनए का रिजल्ट नहीं है, जातिवाद। जातिवाद में क्या होता है? मनुस्मृति आप ध्यान से पढ़िए। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र अगर किसी क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण की लड़की से अगर शादी करता है, विवाह करता है, तो उसको सीधे जिंदा जला देंगे, सीधे जिंदा, मृत्यु दंड का प्रावधान है। चाहे उसमें लड़की की मर्जी है या नहीं है, एकदम सीधा सा प्रावधान है कि कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ ध्यान देखिए, अगर कोई ब्राह्मण दूसरे किसी वर्ण पे उसका दिल फिसल गया, उसको व्यभिचार करने का मन किया, कोई छतरानी पसंद आ गई, कोई वैश्या पसंद आ गई, या कोई शूद्राणी पसंद आ गई, तो वो भैया मुंह मार सकता है, ये अलाउ है उसमें। और उसके बाद से भी वो ब्राह्मण है कि भैया 7 पीढ़ी बाद तू फिर से, तेरे बच्चे जो है ब्राह्मण हो जाएंगे, तू तब भी ब्राह्मण रहेगा। आप ये देखें, इस डिस्क्रिमिनेशन को समझिए कि इन्होंने क्या किया। यहाँ पे उसको मृत्यु दंड देना था कि भाई तू ब्राह्मण है, तूने तो दूसरे वर्ण में और जाति में शादी कर ली, तो तू ब्राह्मण से हट गया, तूने धर्म को नष्ट किया, तुझे मृत्यु दंड देंगे जैसे बाकियों को देते हैं। उन्होंने क्या किया? मृत्यु दंड नहीं दिया। ये जातिवाद है कि हम अपनी जाति का, हमारा व्यक्ति अगर भटकता है तो हम उसको व्यभिचार जो है दूसरे नियम के तहत अलाउ कर देंगे। और इसके कारण से अभी क्या होता है कि हम उसको शूद्र बना देते, तो हो सकता है कि वो शूद्र की तरह रहता, शूद्रों में जा मिलता और शूद्रों के साथ भी अपनी एक कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस खड़ा कर सकता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बेटा तुझको तो शूद्रों से मिलने नहीं देंगे, तुझको अपने में ही रखेंगे, अपने में ही खींच के रखेंगे, तुझे बस अलाउ कर दे, भटक गया ना, चल तुझे अलाउ कर देते हैं, जा कर ले बेविचार, जो करना है कर ले। तो ये जातिवाद का समीकरण है कि हमारे अपने किसी जाति के किसी भी व्यक्ति को मैं भटक भी रहा है तो भी अपनी जाति में बांध के रखूंगा। ये बहुत महीन खेला गया है। इस खेल को आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कोई भी ब्राह्मण जो है क्यों नहीं इस चीज से बाहर निकल के किसी दूसरे को मदद कर सका, हेल्प कर सका। यही कारण है कि कोई भी ब्राह्मण जो है सब मिल के और वे नहीं कर सके, मतलब समाज सुधार नहीं कर सके। जो निकलने की कोशिश करता था उसको ये लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट देके फिर खींच लेते थे। आप इसको गहराई से समझिए। यही कारण है कि कोई भी लेफ्ट ब्राह्मण जो है खुल के नहीं लिख सका। आप उसको देखिए, एक आरसी शर्मा, क्या नाम है, आर एस शर्मा, जिनकी इतिहास की किताबें खूब चलती हैं
और उन्होंने एंशियंट भारत पे किताब लिख रखी है। उसमें 3 चैप्टर उन्होंने दे दिया है वैदिक काल का, 3 चैप्टर डाला बंदे ने। और तीनों चैप्टर को डालने के बाद से उसमें क्या लिखता है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो मतलब नॉट ए सिंगल एविडेंस ऑफ वैदिक काल। बोल रहा है कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, बोल रहा है वो। लेकिन चैप्टर 3 देके समझा रहा है कि ये चैप्टर्स किस आधार पे बनाए गए हैं। तो लोगों ने ना वैदिक लिटरेचर को समझा है और उस ग्रामीण परिवेश को लिखा है, पर ये नहीं बताया कि भाई साहब वो तो 1845-46 में लिखी जा रही थी, इस पर बातें की जा रही थी। 1869 में तो मैक्स मुलर उसका अनुवाद कर चुके थे और 1889 तक तो ग्रिफ्थ जो है वो भी वेदों का अनुवाद कर चुके थे। ये लोग तो लिख चुके थे कैसी परिभाषा थी। पर वैदिक ये सिंधु घाटी सभ्यता तो 1923 के बाद आई है ना। ये जब इन लिटरेचर्स को लिख रहे थे उसके हिसाब से बना रहे थे तो उनको तो पता ही नहीं था। वो तो बोल रहे थे कि हाँ इसमें ग्रामीण सभ्यता दिख रही है तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता यही है। और उन्होंने जब उसको बना दिया, जब बाद में जाके सिंधु घाटी मैक्स मुलर के मरने के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। अब उसके हिसाब से ये डिजाइन होना था कि हमने जिस लिटरेचर के आधार पर ये तय कर लिया ये पूरी तरह से गलत है। भाई साहब भारत का इतिहास कुछ अलग है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये तो अलग ही मायने चले आ रहे हैं। तो ये उससे पहले का वैदिक होता तो ब्राह्मण को जरूर वैदिक काल के बारे में उसके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता होता। अगर उसके जस्ट बाद का होता तो भी उस किताब में ये जरूर जिक्र आता कि एक अच्छी खासी भारत में सभ्यता भी थी, उसका भी जिक्र आता। कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों में। बैठ के किसी ने ख्याली पुलाव पके हैं, वो पुलाव को उतार दिया गया, वैदिक काल बना दिया गया। और कोई भी इतिहासकार इस पेन को लेने को, चैलेंज करने को तैयार नहीं है। हाँ हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों? आर्यन माइग्रेशन थियरी में इन लोगों की विशेष दिलचस्पी है। असल में राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो तकराहट है वो इस बात को है, ये दोनों आर्यन माइग्रेशन के, हम बाहर से आए हैं, हमारा विदेशी खून है, हम उसके नस्ल हैं, हिटलर वाली नस्लें हैं, इस पर ये दोनों सहमत हो गए। और उस थियरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये दोनों जो हैं जबरदस्ती इसको क्रिएट करते रहे कि हम उसी समय आए थे, उसी समय आए थे, देन हमने आके वैदिक पीरियड क्रिएट किया, ये किया। पर जवाब इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बाहर से आना वो एक अलग थियरी हो सकती है, पर बाहर से आके इन्होंने वैदिक काल क्रिएट किया, इस पर ये बहुत जोर दे दिए। आना बाहर से हो सकता है, हमेशा लोग आए हैं, लेकिन आके वैदिक काल क्रिएट कर दिए, नॉर्थ साउथ वालों को मार के भगा दिए, ये तमाम तरह की कथाएं कह रहे हैं, लेकिन इसका एक सिंगल एविडेंस तक नहीं मिला आज तक। आए हैं इसका मिल रहा है, पर इन्होंने वैदिक काल क्रिएट किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने संस्कृत बनाया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ऋग्वेद था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं था। पूरे बुद्धिस्ट के लिटरेचर में इन चारों वेदों का कहीं सिंगल नाम तक नहीं है। सोचे, और खड़ा कर दिया गया एक वैदिक काल काल्पनिक। तो ये हाल है। जातक कथाएं आप पढ़ें, हाँ जातक कथाएं आप पढ़िए, जातक कथा में बुद्ध अपने से पहले पूर्व की कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन उसमें तो कहीं नहीं जिक्र करते हैं कोई वैदिक ब्राह्मण था, वो जाके यजुर्वेदी था, सामवेदी था, तो कहीं नहीं मिलता। 500 जातक कथाएं हैं जो बुद्ध से पहले की कथानक को जोड़ती हैं, और उसमें पूर्व बुद्ध बोधिसत्वों का जिक्र आता है, वहां भी कोई वैदिक काल नहीं आता। और बुद्धिज्म अपने से पहले की ही तो कथा बता रहा है कि देखो इस समय ये घटना घट रही है, तो पहले भी ऐसी घटना घटती थी। उसमें भी कहीं जिक्र नहीं मिलता। एक बार उसमें मिलता तो कहा जा सकता था कि हाँ चलो इसके पहले इन लोगों का था। ठीक है, ओके कबीर जी। Okay, ji, thank you very much. Very informative, and I'd love to support you in any way I can. Besides this subscription, अगर हम इस English में कुछ कर सकें, I know बहुत small percentage English speakers ही हैं इस country में, और जो भी change लाना है हमें इसी देश में लाना है पहले. But to be able to get to a wider audience, I'd love to support in any way possible. आप मेरा थोड़ा गूगल करके देख सकते हैं, और अगर आप कांटेक्ट कर पाएंगे किसी तरह, जैसे भी, I understand your need to be anonymous, but I'd love to support this in any way possible. So please let me know how I can possibly help. देखिए, अगर आप
पेट्रियन पे हैं तो वहाँ पे आप मैसेज से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, या फिर आप एक्स पे यानी ट्विटर पे हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, या हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टेक्ट, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो। इंस्टा पे मैं डीएम करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। thank you। तो यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है, बंदा शेरपा जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। और यहाँ पे एन कुमार सतेंद्र जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों छोटी स्ट्रीम होती है आज की, यहीं पे एंड करते हैं, फिर संडे को मिलते हैं बहुत हॉट डिबेट पे। जिनको भी डिबेट करना है, जिससे भी डिबेट करवानी है, आप लेके आइए। 7:30 पे संडे को रैशनल वर्ल्ड पे जरूर डिबेट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।